नमस्ते। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 11th क्लास के चैप्टर सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। इसकी 2 वीडियोस मैं पहले पब्लिश कर चुका हूं। इसमें आज की वीडियो में हम बात करेंगे डी ब्रॉगली प्रिंसिपल। इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं हम डी ब्रॉगली प्रिंसिपल से। डी ब्रॉगली प्रिंसिपल क्या है? 1924 में डी ब्रॉगली ने एक प्रिंसिपल दिया कि जो लाइट है, लाइट बिहेव्स लाइक बोथ वेव एंड पार्टिकल। लाइट जो है वो दोनों तरीके से बिहेव करती है, एज अ वेव और एज अ पार्टिकल। बहुत से फिनोमिना है लाइट के जो वेव नेचर पे डिपेंड करते हैं, और बहुत से फिनोमिना ऐसे हैं जो पार्टिकल नेचर से बिलोंग करते हैं। तो डी ब्रॉगली ने इस कॉन्सेप्ट को कैसे लिया? इसने आइंस्टीन और प्लांक की इक्वेशन का यूज किया। अकॉर्डिंग टू प्लांक, ई जो है किसी भी फोटोन की जो एनर्जी है वो h nu के इक्वल रहती है प्लांक के अकॉर्डिंग, ठीक है। और फोटोन क्या है? फोटोन इज बेसिकली एनर्जी पैकेट विच आर सॉलिड फ्रॉम आउटसाइड एंड शेप जो उनकी है वो आई शेप है, और उनके अंदर क्या रहती है? वेव्स रहती है इस तरीके से भरी हुई। तो एनर्जी पैकेट्स को हम फोटोन बोलते हैं, फोटोन, ठीक है। सो उस एनर्जी पैकेट या फोटोन की जो एनर्जी है, दैट एनर्जी इज इक्वल टू E इज इक्वल टू h nu अकॉर्डिंग टू प्लांक, एंड E इज इक्वल टू mc स्क्वायर अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। सो डी ब्रॉगली ने दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक कॉन्सेप्ट बनाया जिससे h nu इज इक्वल टू mc स्क्वायर हुआ, और nu we know that mu is equal to c upon lambda is equal to mc square. So एक c से c कैंसिल आउट हुआ यहाँ. So h upon lambda is equal to mc. m is the mass of photon or electron and c is the velocity of particle in air or vacuum, which is equal to c की वैल्यू जो है वो फिक्स है for vacuum के लिए 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड. So lambda is equal to h upon mc if light behaves like wave. और अगर आप वो जो पार्टिकल है, जो लाइट है, उसे आप पार्टिकल फॉर्म में लेते हो तो यहाँ c की जगह चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी v आ जाएगी एज अ पार्टिकल. एंड वी नो दैट mv इज मोमेंटम, सो lambda इज इक्वल टू h अपॉन p. h प्लांक कांस्टेंट है जहाँ, और p मोमेंटम, और h की वैल्यू भी फिक्स है 6.626 into 10⁻34 जूल सेकंड हमारे पास. तो प्लांक की जो प्लांक कांस्टेंट की हमारे पास जो वैल्यू है वो ये रहेगी इसमें. तो यहाँ से आप लैम्डा यानी कि वेवलेंथ ऑफ एनी फोटोन और पार्टिकल आप फाइंड आउट कर सकते हो. उसके बाद उन्होंने एक कॉन्सेप्ट ये दिया कि ये जो लाइट पार्टिकल्स हैं इनको प्रोपेगेट होने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, और इनकी जो नेचर है, इनकी जो वेलोसिटी है वो अनदर पार्टिकल से, अनदर जो और पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल से डिफरेंट रहती है, और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्टेड नहीं होती. मतलब ये जो लाइट पार्टिकल है, फोटॉन्स जो है वो दे आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक field. They are not affected by electric field and magnetic field, and they do not need any kind of medium to propagate. Clear? डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल, न्यूट्रॉन के लिए ये पूरा कॉन्सेप्ट दिया. मोस्टली वी यूज दिस कॉन्सेप्ट फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूमेरिकल्स. कि हमें जो न्यूमेरिकल्स मिलते हैं वो सारे के सारे जो है वो इलेक्ट्रॉन या फोटोन बेस पर ही होंगे, और बड़े जो पार्टिकल हैं जैसे जो मैटर है, बड़ा मैटर जो है, उसके लिए लैम्डा की वैल्यू जो होती है वो बहुत ही कम आ जाती है, क्योंकि जैसे जैसे पार्टिकल का साइज बड़ा होता रहेगा, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल क्या होगा? इंक्रीज होगा, हेंस लैम्डा विल डिक्रीज. तो ये छोटे पार्टिकलों के लिए ये वैल्यू आती है. जैसे कि अगर बात करें कि आप लैम्डा फाइंड करना चाहते हो, 1 किलोग्राम की बॉल है कोई, जैसे आपको गिवन है इफ मास ऑफ अ बॉल इज 1 किलोग्राम विच इज मूविंग विद 10⁵ मीटर पर सेकेंड. सो इसका लैम्डा क्या होगा? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv. h की वैल्यू पुट करेंगे -34
अपॉन 0.1 kg इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड इनवर्स। तो ये जो लैम्डा आएगा इसका वो लैम्डा बहुत ही कम आएगा 6.62 इंटू 10⁻−38 मीटर। और अगर आप इलेक्ट्रॉन के लिए ये चीज फाइंड करते हो, सो फॉर इलेक्ट्रॉन लैम्डा क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। h की वैल्यू 6.62 10⁻34 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी हम सेम ही रखते हैं, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7.27 इंटू 10⁻9 मीटर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कम है कंपैरिजन टू मास ऑफ दिस बॉल व्हिच इज 0.1 ग्राम, 0.1 ग्राम। तो उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन के मास के लिए लैम्डा की वैल्यू भी क्या आएगी, कम आएगी, जो कि हम फाइंड कर सकते हैं इस मेथड से। नेक्स्ट इसमें आता है कि बोर का कॉन्सेप्ट और डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट आपस में रिलेवेंट कैसे है। रिलेवेंट ऐसे है कि अगर आपने बोर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो अकॉर्डिंग टू बोर कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो r रेडियस के एक एटम के सराउंडेड रिवॉल्व करता रहता है, जिसकी सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी हमारे पास 2πr ऑर्बिट की सरकमफ्रेंस। और बोर ने ये बताया कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh अपॉन 2π है। अगर आप थोड़ा सा इसको चेंज करें 2πr इज इक्वल टू nh अपॉन mv, मैं 2π को यहाँ ले जाता हूँ, mv को अपॉन में, और mv क्या है, मोमेंटम है, mv इज मोमेंटम। सो 2πr इज इक्वल टू n h अपॉन p, और h अपॉन p हमारे पास क्या निकला था, लैम्डा निकला था, तो n लैम्डा। सो दिस इज हाउ बोर कॉन्सेप्ट एंड डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट आर रिलेटेड टू ईच अदर। और अब यहाँ जो n है, n इज द नंबर ऑफ वेव्स आएगा हमारे पास, नंबर ऑफ वेव्स, लैम्डा वेवलेंथ, और 2πr जो है वो कांस्टेंट है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। ये चीज अब इसमें भी अगर आपको क्वेश्चन दिए जाए तो क्वेश्चन आपको बहुत से अलग अलग टाइप के दे सकते हैं। जैसे कि एक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है 5.85 इंटू 10⁻⁻25 जूल। आपको इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, और प्लांक कांस्टेंट गिवन है 6.62 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, इस तरीके से। सो काइनेटिक एनर्जी मींस 1/2 mv स्क्वायर आपको गिवन है 5.85 इंटू 10⁻25 जूल। तो mv स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, mv स्क्वायर आ जाएगा 2 इंटू 5.85 इंटू 10⁻25 विच इज, और लैम्डा, हमें लैम्डा पहले फाइंड करना पड़ेगा। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, and we know that mu is equal to c over lambda। सो यहाँ से आप लैम्डा अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, c ओवर म्यू। c को मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी अपॉन में म्यू, ये चीज क्लियर है। तो यहाँ से ये भी लैम्डा का वैल्यू और ये भी लैम्डा वैल्यू, तो वेलोसिटी ओवर म्यू, इसमें कुछ यू लिखता हूँ, वेलोसिटी ओवर म्यू इज इक्वल टू h अपॉन mv। क्लियर, हमें म्यू फाइंड करना है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, mv स्क्वायर अपॉन h इज इक्वल टू म्यू आ जाएगा मेरे पास। क्लियर है, mv स्क्वायर अपॉन h इज इक्वल टू म्यू आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद mv स्क्वायर की वैल्यू ये है और h की वैल्यू प्लांक कांस्टेंट हमें गिवन है, तो इस तरह आप म्यू फाइंड कर सकते हो। सो म्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 5.85 इंटू 10⁻⁻25 अपॉन 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इज इक्वल टू, जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर होगा 1.76 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड इनवर्स। सो इस तरह आप फाइंड कर सकते हो इसमें। क्लियर।
देन इसके बाद हमारे पास आता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी क्या है कि कोई भी लाइट पार्टिकल जो है या इलेक्ट्रॉन है वो वेव और पार्टिकल दोनों फॉर्म में आपके पास रहेगा, डिपेंड करता है कि फिनोमिना कैसा है। सो क्वांटम थ्योरी के अंदर हम ये देखें कि क्वांटम थ्योरी में क्या है कि जो श्रोडिंगर थे, साइंटिस्ट थे एक श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर, इन्होंने मिलकर एक कॉन्सेप्ट दिया जिसमें क्वांटा वर्ड का यूज हुआ। क्वांटा वर्ड के इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए। फर्स्ट था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। अकॉर्डिंग टू दैट कि जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, जब वो पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के सराउंडिंग रिवॉल्व करता है तो किसी एक पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर, आप उसका मोमेंटम में होने वाला चेंज और उसके पोजीशन में होने वाले चेंज को एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर सकते। आप एक बार में केवल एक ही फैक्टर को फाइंड कर सकते हो, मींस पोजीशन चेंज एंड मोमेंटम चेंज फॉर एनी माइक्रो पार्टिकल at a particular point is not accurately found। तो इसमें क्या रहती है, अनसर्टेनिटी रहती है। आप एक बार में एक ही चीज फाइंड कर सकते हो। अगर आपको पोजीशन में चेंज फाइंड करना है देन यू हैव टू कीप मोमेंटम चेंज एज कांस्टेंट, और अगर आपको मोमेंटम चेंज फाइंड करना है देन यू हैव टू कीप पोजीशन चेंज एज कांस्टेंट। सो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि डेल्टा x और डेल्टा p का जो मल्टीपल है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल है h/4π वैल्यू के, ठीक है। और जहां h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, डेल्टा p मोमेंटम में होने वाला चेंज किसी पार्टिकल का, और x उसकी पोजीशन में होने वाला चेंज। हमें मालूम है कि मोमेंटम इज इक्वल टू होता है mv। अब पार्टिकल के मास में तो कोई कन्वर्जन नहीं होगा, पार्टिकल जब रिवॉल्व करेगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। सो डेल्टा x, और इसे मैं लिख सकता हूं m डेल्टा v, बिकॉज देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी पॉसिबल, नॉट इन मास। सो यहां से डेल्टा v क्या आ जाएगा, h/4π m डेल्टा x। अगर आप डेल्टा v फाइंड करना चाहते हो उसका, अगर आप डेल्टा x फाइंड करना चाहते हो तो बाकी जो कंपोनेंट है डेल्टा v और m वो अपॉन में आ जाएंगे। क्लियर। सेकंड इसमें रहता है हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इस इक्वेशन में क्या है, अगर आप किसी भी माइक्रो पार्टिकल को एज अ वेव फंक्शन यूज करते हो तो उन्होंने कहा कि इसके लिए एक इक्वेशन दी जाएगी। किसी भी वेव के लिए उसका वेव फंक्शन दिया जाता है डेल स्क्वायर अपॉन साइन, ये जो सिंबल है उसे बोलते हैं साइन, psi, ठीक है, डेल x स्क्वायर। और वेव जो है वो 3D में होगी तो तीनों एक्सिस पे उसका वेव फंक्शन होगा। सो डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल x स्क्वायर, और डेल जो है वो बहुत ही माइनर चेंज को, जैसे आप डेल्टा या टी लिखते हो उसी तरह डेल होता है ये, और ये डेल बहुत छोटा चेंज होता है। डेल स्क्वायर साइन डेल y स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन डेल z स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन n स्क्वायर e माइनस v साइन इज इक्वल टू 0। ये वेव इक्वेशन उन्होंने दी जिसे कहा गया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, व्हिच इज नोन एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। x y z आर द एक्सिस, तीनों एक्सिस हो गए हमारे पास। h प्लैंक कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड E जो है वो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, V इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी, साइन वेव फंक्शन, ये एक वेव फंक्शन है, और n जहां जिस शेल के अंदर वो मिलेगा
उस शेल का नंबर आ जाएगा हमारे पास। जैसे k के लिए 1 है, 2 3 4 फॉर l m n, इस तरीके से। क्लियर है? इसके बाद हमारे पास आता है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, जिस पर न्यूमेरिकल्स हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर क्या है? किसी भी एटम की एग्जैक्ट पोजीशन, एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड और उसकी स्पिन, ये सब चीजें बताने के लिए जिन नंबर्स की रिक्वायरमेंट रहती है वो होती है क्वांटम नंबर। 4 तरह की है ये। नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर which is denoted by n। नंबर 2 एजीमुथल क्वांटम नंबर denoted by l। थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m से रिप्रेजेंट करते हैं। और फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय s। तो ये 4 क्वांटम नंबर है जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, उसकी शेप, किस किस के बारे में? एनर्जी, पोजीशन, शेप, मैग्नेटिक फील्ड और स्पिन के बारे में आपको नॉलेज देती है। क्लियर? सो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय n और इट टेल्स अबाउट अस ऑर्बिट, शेल एंड एनर्जी। ये हमें शेल के बारे में और एनर्जी के बारे में मेनली बताता है। क्वांटम, इस क्वांटम नंबर की डिस्कवरी किसने की? बोर ने की सबसे पहले। और बोर ने बताया कि ये जीरो नहीं हो सकता कभी, n इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, और 0 को छोड़कर बाकी हर जगह ये इनफाइनाइट तक चलता है। आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है कि n की वैल्यू 1 है तो वो k शेल होता है हमारे पास, n की वैल्यू 2 है तो वो l शेल होगा, n की वैल्यू 3 है तो m शेल, इसी तरह 4 n, इस तरीके से ये सो ऑन चलता रहता है। कि n की वैल्यू आपको क्या रिप्रेजेंट करती है? शेल के बारे में, और शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, कितना उनकी एनर्जीज रहता है, इन सब के बारे में। अ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल जो है वो आपको 2n² रूल से भरे जाएंगे। जैसे k में क्या आएगा? 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 × 2² यानी 8 इलेक्ट्रॉन। सिमिलर 2 × 3² 18 इलेक्ट्रॉन इन m shell and 2 × 4² is equal to 32 इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड इन n shell। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास इसमें रहता है, इससे आप अकॉर्डिंग टू शेल आप साइज के बारे में पता कर सकते हो। साइज मींस आप रेडियस के बारे में। तो रेडियस के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास गिवन था पहले, वो फॉर्मूला था 0.529 × n²/z। तो n जो है वो शेल का नंबर आ जाएगा हमारे पास, और z एटॉमिक नंबर ऑफ कोई भी जो आपके पास एटम होगा वो। सिमिलर आप इनकी एनर्जी फाइंड कर सकते हो। एनर्जी का फॉर्मूला भी आपके पास गिवन था, -13.6 × z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ये। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी न्यूक्लियस से शेल की, इनकी एनर्जी भी बढ़ेगी, यानी कि k से ज़्यादा एनर्जी l, l से ज़्यादा m और m से ज़्यादा n की। इट मीन्स एज साइज इंक्रीज होगा तो रेडियस इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा और एनर्जी भी इंक्रीज होगी। क्लियर है? ये है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड आता है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर which is denoted by L। एजीमुथल क्वांटम नंबर इज गिवन बाय सोमरफेल्ड। ये सोमरफेल्ड ने बताया, L से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस क्वांटम नंबर आल्सो नोन एज एंगुलर
मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी इसको बोलते हैं। और ये जो क्वांटम नंबर है ये हमें इंफॉर्मेशन देगा अबाउट सब शेल के बारे में, कि जो शेल थे उनके अंदर कितना सब शेल होता है। अब L की जो वैल्यू है वो वैल्यू 0 to n-1 तक होती है। कैसे? अगर K शेल की बात करें, K L M N, तो इनके लिए n की वैल्यू क्या थी? 1 2 3 4। क्लियर? तो हमारे पास L की वैल्यू क्या रहेगी? 0 तो है ही, और 1 - 1 0। क्लियर? L की वैल्यू L के लिए क्या रहेगी? 0 और 2 - 1 1। सिमिलर इसके लिए 0 1 और 3 - 2 2। तो 0 1 2 3। अब देखिए L = 0 दिखाता है S सब शेल को। L की वैल्यू 1 है, वो होती है P सब शेल की। L की वैल्यू 2 शो करती है D सब शेल को, और L की वैल्यू 3 शो करती है F सब शेल को। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट है इसमें। इट मींस K शेल में कौन सा सब शेल होगा? S। L में S और P दोनों। M में क्या रहेगा? S P D 3 सब शेल, और N में क्या रहेगा? 4 सब शेल होंगे, S P D और F। इस तरीके से क्लियर है यहाँ तक? S जो वर्ड है वो लिया गया है शार्प के लिए। S is derived from sharp, P is derived from principal, D is derived from diffuse, और F जो है वो फंडामेंटल से लिया गया। बहुत से स्टूडेंट मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर ये यही नाम क्यों लिए गए? तो ये उन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट से नाम लिए, और ये चारों जो वर्ड है वो लीनियर स्पेक्ट्रम में यूज किए गए थे। These 4 words are used in linear spectrum. That's why scientists और Sommerfeld chosen these words. Then बात आता है कि इन जो सब शेल है इनमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं। तो मैं आपको फिर बता दूं, S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, P में आप 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, और F में 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे एंड K में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते थे? 2 इलेक्ट्रॉन्स, और L में थे 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें थे हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन, और N में थे 32 इलेक्ट्रॉन। तो कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे रहा? K शेल में सिर्फ एक ही सब शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, S में। L में 8 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, 2 सब शेल हैं जिसमें S में 2 जाएंगे और P में 6। 18 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं हमारे पास M सब शेल में, तो S में जाएंगे 2, P में जाएंगे 6 और D में जाएंगे 8। सिमिलर N में जाते हैं 32 इलेक्ट्रॉन, इट मींस S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14। इस तरीके से सब शेल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं हमारे पास। क्लियर है? अब बात करें एनर्जीज की, तो एज L की वैल्यू इंक्रीज होगी, एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। जैसे कि S से ज्यादा एनर्जी होगी P की, P से ज्यादा D और D से ज्यादा F सब शेल की एनर्जी होगी। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। So magnetic quantum number is represented by M, and this quantum number tells us about the orbitals and magnetic behavior of electron in magnetic field. और ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि जब आप किसी भी एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, when an atom is kept in magnetic field, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एंगुलर मोमेंटम करना शुरू कर देते हैं, और एंगुलर मोमेंटम करने से अपने आसपास क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते ही जो शेल है वो 2 या 2 से ज़्यादा सब शेल में डिवाइड हो जाता है, और इसे बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ, इसे कहा जाता है रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसे जीमान इफेक्ट भी कहते हैं। ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे इसके बारे में, इसे जीमान इफेक्ट भी कहा जाता है। और इसी तरह अगर आप इस एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो ये स्टार्क इफेक्ट होता है, स्टार्क इफेक्ट शो करते हैं। क्लियर?
m की जो वैल्यू है, m की वैल्यू हमारे पास रहती है, m की वैल्यू रहती है -l 0 और +l के बीच में। जैसे अगर इफ l इज इक्वल टू 0 तो m की वैल्यू क्या रहेगी, सिर्फ 0 रहेगी, तो कोई वैल्यू नहीं होगी। इफ l की वैल्यू 1 है तो इसमें क्या रहेगा, -1 0 और +1। l की वैल्यू 2 है तो -2 0 +2 ये रहेगा। और इसके साथ साथ 2 से पहले क्या है, -1 और यहाँ +1 +2, इस तरीके से ये 5 वैल्यूज रहेगी। और l की वैल्यू अगर 3 है तो m की वैल्यू क्या रहेगी, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। अच्छा, ऑर्बिटल्स कैसे, ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कि सब सेल जो हैं s p d f, इनके लिए l की वैल्यू क्या थी, 0 1 2 3। क्लियर। अब s की वैल्यू 0 है l की, तो इसमें m की वैल्यू भी क्या है, 0। इट मींस इसमें क्या होगा, केवल एक ही ऑर्बिटल होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। तो गैस में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। p में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 और f में 14। p की वैल्यू 1 है तो p 1 के लिए कितनी वैल्यू है, 1 2 3 3, तो इसमें ऑर्बिटल्स कितने रहेंगे, 3 ऑर्बिटल्स, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन बने जा सकते हैं। इस तरीके से हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। d के लिए कितनी वैल्यू है, 5 वैल्यूज हैं, तो ऑर्बिटल्स भी कितने होंगे, 5 1 2 3 4 5, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से बन जाते हैं। ठीक है। और f के लिए है 7 1 2 3 4 5 6, तो 7 में 2 4 6 8 10 12 और 14। इस तरीके से ये हमें नॉलेज देता है। क्लियर है इसमें। अब मैं आपको कंप्लीट जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, एजीमुथल है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उनका एक टेबल बना के दिखा देता हूं, जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ बात करूंगा एनर्जी लेवल की। एनर्जी लेवल K L M और N। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी N की वैल्यू, K के लिए 1 2 3 4। अगला है एजीमुथल मींस L की वैल्यू, K के लिए क्या थी, L की वैल्यू 0, इसके लिए क्या थी 0,1, इसके लिए क्या थी 0 1 2 और इसके लिए थी 0 1 2 3। इस तरीके से तो 0 1 2, 0 मतलब रहता है S है। अब यहां से आपको कुछ नई बातें भी पता चलेगी कि 0 स्टैंड फॉर S और N क्या है 1, तो ये इसमें ऑर्बिटल क्या रहेगा, सब शेल क्या रहेगा 1s रहेगा। सब शेल को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, K के लिए 1s, 2 के लिए 0 किसके लिए है, S के लिए, और P किसके लिए है, P के लिए, तो सेकंड के लिए क्या रहेगा 2s और 2p। सिमिलर थर्ड के लिए 0 स्टैंड फॉर S, 1 फॉर P और 2 फॉर D, तो 3s 3p 3d। क्लियर। अब ये चीजें क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपके काम आएगी। और 0 1 2 3 ये आएगा 0 फॉर S, 1 फॉर P 2 फॉर D और 3 फॉर F, और फोर्थ है तो 4s 4p 4d और 4f। इस तरीके से। क्लियर। अब बात करें m की वैल्यू। m की वैल्यू, L की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। इट मींस इसमें कितने ऑर्बिटल्स रहेंगे हमारे पास, ऑर्बिटल कितने रहेंगे इसमें, सिर्फ 0 ऑर्बिटल, मींस इसका खुद का कुछ नहीं है। ठीक है। 2s के लिए L की वैल्यू 0, तो ऑर्बिटल क्या रहेंगे इसमें 0 0। P के लिए वैल्यू 1 है तो इसके लिए वैल्यू क्या रहेगी, -1 0 और +1, यानी ऑर्बिटल कितने रहेंगे हमारे पास 3। क्लियर। S के लिए वैल्यू 0 तो ऑर्बिटल भी 0। P के लिए वैल्यू है 1, D के लिए वैल्यू है 1 m की, तो ऑर्बिटल कितने थे 3। D के लिए वैल्यू है हमारे पास कितनी 2, तो इसके लिए ऑर्बिटल क्या रहेंगे -2 -1 0 +2 +1, यानी कि 5 ऑर्बिटल्स रहेंगे, 1 2 3 4 5, इस तरीके से। क्लियर। इसी तरह अब S के लिए m की वैल्यू 0, ऑर्बिटल 0, P के लिए वैल्यू m, ऑर्बिटल 3, D के लिए वैल्यू 2, ऑर्बिटल
5 और f के लिए वैल्यू 3 और ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे हमारे पास 7 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 कौन कौन से -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 इस तरीके से आप ऑर्बिटल फाइंड कर सकते हैं। क्लियर ये चीज रहती है। सो ओवरऑल बात करें हमारे पास के में कितने ऑर्बिटल रहेंगे के में ऑर्बिटल रहेंगे 0 एल में कितने ऑर्बिटल रहेंगे 3 प्लस एल में रहेंगे हमारे पास 3 प्लस 1 यानी कि 4 0 बोल सकते हो या इसे 1 बोल सकते हो क्योंकि ये सिंगल ऑर्बिटल रहता है इस तरीके से। एम में कितने ऑर्बिटल रहेंगे 5 3 और 1 9 और इसमें कितने रहेंगे 7 5 3 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 16 टोटल क्योंकि 0 जो है 0 का मतलब है कि कोई सबशेल नहीं है जो शेल है वही सबशेल का काम करेगा इसलिए 0 = 1 रहेगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें भरे जाएंगे। क्लियर है। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के में कितने भर सकते हैं 2 इसमें 8 18 और कितना 32 था और S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाते हैं P में कितने भरे जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन D में कितने भरे जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। और ऑर्बिट की बात करें तो ऑर्बिटल के अंदर एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाएंगे। अब फोर्थ क्वांटम नंबर जो हमारा है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब है किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उनकी स्पिन जो है उनका मोमेंटम जो है वो अपोजिट रहता है। एक अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। आपने गौर किया कि जब मैं ऑर्बिटल फिल कर रहा था तो पहले सभी ऑर्बिटल में इस तरीके से मैंने इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जिसमें एक क्लॉकवाइज से रोटेट कर रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज। किसी भी एटम के लिए चारों क्वांटम नंबर कभी भी इक्वल नहीं होते। मान लो कोई सेम एटम है जिसमें p की वैल्यू n की वैल्यू सेम है। मान लेते हैं n की वैल्यू हमारे पास रहती है 2 ठीक है। उसके बाद l की वैल्यू भी रहती है हमारे पास क्या 0 और 1। m की वैल्यू रहती है -1 0 +1 लेकिन जो s है वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए +½ होगा यानी क्लॉकवाइज और एक के लिए -½ होगा। तो ये वैल्यूज क्या होगी चारों वैल्यू कभी भी सेम नहीं होती हमारे पास। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बात करेंगे और कुछ और टॉपिक्स इसके छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं कुछ प्रिंसिपल्स हैं आप बाउ पाउलिस उनके बारे में बात करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स।